S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. कोई भी चीज़ ब्लैक तब नज़र आती है अगर वो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। ओवरऑल वो कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे जो हम तक पहुँचे। तो एक ब्लैक बॉडी जो है वो एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर सभी तरह के ऑसिलेटर्स मौजूद होते हैं ताकि कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी ऑसिलेशन उसके ऊपर, कोई भी वाइब्रेशन की वेव अगर उस पर पड़े तो वो उसे एब्जॉर्ब कर सके। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सचिन कुमार। वेलकम टू एस चांद अकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडीज़ के बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, और ब्लैक बॉडीज़ को एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम कैसे देखते हैं। अगर आप इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इस बुक की ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी की तो कोई भी चीज़ हमें ब्लैक तब नज़र आती है अगर वो सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसके अंदर हर तरह का ऐसा ऑसिलेटर मौजूद है जिस एनर्जी की, जिस फ्रिक्वेंसी की अगर हम रेडिएशन उस पर डालें तो वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर हर तरह का ऑसिलेटर उसके अंदर मौजूद है तो हम ये बात भी तो समझ सकते हैं कि अगर मैं उसे हीट करूं तो हर तरह की रेडिएशन जो है वो उसमें से प्रोड्यूस भी की जा सकती है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जब भी कोई बॉडी जो कि ब्लैक है, ब्लैक बाय डेफिनेशन मीन्स कि जिसमें सब तरह के ऑसिलेटर्स मौजूद हैं, इस तरीके की एक बॉडी, तो अगर हम उसे हीट करें तो सभी ऑसिलेटर्स अपने हिसाब से ऑसिलेट करने लगेंगे। लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से कितनी भी हम क्वांटिटी में ऑसिलेट करेंगे? ऐसा नहीं होता। तो ओवरऑल कोई बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करती है वो डिपेंड करता है ओवरऑल उसके टेम्परेचर पे। इसी तरह की कई सारी चीज़ें हम स्टडी करना चाहते हैं, ओवरऑल जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ अ ब्लैक बॉडी। अब जो भी एक ब्लैक बॉडी है उसे हमने अगर किसी टेम्परेचर पे रखा है तो ओवरऑल उसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगी वो आपके पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये क्या है? ये रेडिएशन भी किसी गैस की तरह होती है एंड काफ़ी सारे मतलब जो गैस के लॉज हैं उनको ये ओबे करती है। जैसे कि हम गैस के केसेस में हम देख चुके हैं कि एक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर ये क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं। सिमिलरली ये रेडिएशन भी प्रेशर कॉज करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम के ऊपर जो आपने लिया हुआ है उसके ऊपर भी ये डिपेंड कर रही है। एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जो भी जैसे कॉमेट्स होते हैं, वो कॉमेट्स किस तरीके से, जैसे अगर हम किसी भी कॉमेट को देखें तो जो उसकी टेल है वो हमेशा अवे फ्रॉम सन हमें नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ओवरऑल कि जो सन से जो रेडिएशन जा रही है उसका जो प्रेशर है उसकी वजह से वो हमें उसके सन से अवे डायरेक्शन में ही नज़र आती है। तो सन ओवरऑल कितना प्रेशर कॉज करता होगा, तो ये हम अभी अपने एक्सप्रेशन में फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी हमारे पास रेडिएशन है ब्लैक बॉडी की वजह से, तो हम स्टडी करना चाह रहे हैं रेडिएशन प्रेशर। कोई जो रेडिएशन है वो कितना प्रेशर कॉज कर रही है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो मैक्सवेल ने बेसिकली प्रेडिक्ट किया तो कि जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है वो आपके प्रेशर के इक्वलेंट है। सो योर प्रेशर कॉज्ड बाय अ रेडिएशन इज इक्वल टू योर एनर्जी डेंसिटी। अब ये एनर्जी डेंसिटी मतलब ये एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है? तो इसके लिए हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन को थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए क्या हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो हम प्लॉट करके देखते हैं। ये आपके पास एक इस तरीके का
कर्व यहाँ पर बनेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी अगर मैं कहूँ तो एनर्जी डेंसिटी का। इसका मीनिंग क्या है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर, मान लीजिए मैं कहूँ कि ओके इस फ्रीक्वेंसी पे मेरे पास कितने ऑसिलेटर्स हैं या ओवरऑल कितनी एनर्जी ऐसी अवेलेबल है जो सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स कैरी कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ओके इस फ्रीक्वेंसी पे जितने ऑसिलेटर्स कैरी कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, अगर मैं उनकी एनर्जी देखूं तो वो इतनी एनर्जी आपके पास बन रही है। तो वन साइड ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी है एंड ऑन द अदर साइड आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है। तो ओवरऑल ये जो आपके पास कर्व बन रहा है ये आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व है। बेसिकली अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो प्लैंक ने जो आपके पास फॉर्मूला दिया विच इज E इज इक्वल टू एच न्यू, इस फॉर्मूले में इस न्यू को हम लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बट ये न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं, इनिशियली प्लैंक ने इसे माना था कि ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेटर जो हमारी ब्लैक बॉडी के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट कर रहा है बाद में पता चला कि ओके भाई यही जो फ्रीक्वेंसी है ये उसी फोटोन जो लाइट उससे निकली है उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। फाइन। तो जो सभी ऑसिलेटर्स हैं वो अपनी मन मर्जी से कितने भी ऑसिलेट नहीं करते हैं, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर उसका एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। नाउ अगर मैं देखूं सो दिस प्रेशर, मैक्सवेल प्रेडिक्टेड दिस कि दिस प्रेशर वो एनर्जी डेंसिटी के आपके इक्वल होता है। किसी भी फ्रीक्वेंसी का अगर मैं प्रेशर देखना चाहता हूं तो उसके ऊपर जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो। तो जनरली वैसे तो हम इसको एक रेंज में कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमारी लास्ट वीडियो के अंदर, तो उसमें भी वेलोसिटी कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे केसेस में नहीं देखी जाती है। तो हमेशा एक विंडो होती है, एक रेंज होती है जिसके अंदर हम इसे देखते हैं। So this quantity P is equal to U energy density. Now अब energy density आपके पास क्या है कि overall हम इसको कह सकते हैं कि अगर मैं बात कहूँ कि इंटेंसिटी जो मेरे पास लाइट की है, कोई भी जो रेडिएशन पड़ रही है, तो ये सब केस है नॉर्मल इंसिडेंस के केस में कि जो भी हम सरफेस ले रहे हैं उस पर नॉर्मली हमारे पास एक रेडिएशन पड़ रही है। सो लेट अस कंसीडर कि एक ओवरऑल आपके पास एक सिलेंडर है, तो आप इस सरफेस S के ऊपर कितनी रेडिएशन पड़ी है ये आप देख रहे हैं, और ये सरफेस S जो एरिया है ओवरऑल हमने A इक्वल टू 1 यहाँ पे कंसीडर किया है। ये जो रेडिएशन है इसकी वेलोसिटी c है, तो c लेंथ का हमने सिलेंडर लिया है। इट मीन्स इन द कमिंग 1 सेकेंड ये सारी की सारी रेडिएशन इस सरफेस के ऊपर पड़ जाएगी। तो ओवरऑल जो आपके पास यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी बनेगी सो दैट विल बी I बाय C। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन रहता है। सो प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू I बाय C। इस केस में आपके पास ये एक्सप्रेशन बनता है। नाउ अब एनर्जी जो रेडिएशन प्रेशर है ये हमने देखा। अब अगर मैं बात कहूँ कि ये तो है, मैंने कहा कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। अब क्या होता है कि अभी मैंने एक कॉमेट का केस बताया। कॉमेट के केस में सन की जो रेडिएशन है वो कॉमेट के ऊपर, उसकी टेल के ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो ये कितना प्रेशर होगा लगभग? तो अगर हम बात करें कि अगर मैं एक सरफेस एरिया लूँ 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 मीटर स्क्वायर आपके पास इतना बड़ा अगर एक सरफेस है और सन की रेडिएशन उसके ऊपर कितना प्रेशर डाल रही है, सो दिस इज 7.6 इंटू 10 टू द पावर -9 kg। इतने वेट की वजह से 7.6 इंटू 10 टू द पावर -9 kg, इतने मास का जो वेट बनेगा उतना प्रेशर 1 मीटर स्क्वायर पे लाइट जो है सन की रेडिएशन डाल रही है। सो 10 टू द पावर माइनस में आप देख सकते हैं कि ये प्रेशर जो है कितना कम है, लेकिन
ओवरऑल अगर हम देखें कि कॉमेट का जो साइज़ है तो उसके हिसाब से, एंड कंटिन्यूसली जब ये प्रेशर पड़ रहा है, सो दैट्स वाई उसके ऊपर इस चीज़ का असर पड़ता है। अब ये तो सब केस है जो हमने स्टडी किया, ये था हमारा नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं ओब्लिक इंसिडेंस में करना चाहूँ, कि मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे करना चाहूँ, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगा? सो वी कैन सी दैट अगर मेरे पास जो रेडिएशन है तो वो इस सरफेस पे किसी एंगल से पड़ रही है, तो आपको पता है कि जैसे किसी एंगल से अगर हम रेडिएशन डालते हैं तो उसका जो स्पॉट का साइज़ है, तो जो नॉर्मली जो स्पॉट एक सर्कल बनता वो ओवल शेप में आ जाता है और उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। सो इन दैट केस अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, सो दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू, जो इस सरफेस के ऊपर पड़ रहा होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू यू कोस थीटा। तो हम एज्यूम करते हैं कि ओके थीटा एंगल पर ये रेडिएशन जो नॉर्मल से पड़ रही है, तो ये है आपके पास यू कोस थीटा। तो ये प्रेशर अभी इफेक्टिव है। अब लेकिन ये जो प्रेशर है ये तो क्या है, ये एक एंगल पे है, तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग द सरफेस और एक बनेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जो कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनेगा, सो प्रेशर अगर मैं देख रहा हूं नॉर्मल टू द सरफेस, वो मेरे पास क्या बन रहा है, सो P, दैट P इज इक्वल टू यू कोस स्क्वायर थीटा। तो वन मोर कोस थीटा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये ओवरऑल बन जाएगा यू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो हुआ कि हमने एक सिंपल सिनेरियो देख लिया, लेकिन इस अलग अलग जो रेडिएशन पड़ रही हैं, तो ओवरऑल अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या है कि ये कोस स्क्वायर थीटा जो है इसकी मुझे एवरेज वैल्यू एक हिसाब से मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ओवरऑल अगर मैं थीटा से थीटा प्लस डी थीटा इस रेंज के अंदर देख रहा हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई एंगल नहीं होगा, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा एक एंगल के रेंज में अगर सॉलिड एंगल बना हुआ है जिस पे रेडिएशन इस सरफेस पे पड़ रही है, सो उसके कंट्रीब्यूशन के तौर पे ये कोस स्क्वायर थीटा आपका कैसे बिहेव करेगा। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका सॉलिड एंगल है वो 2 पाई साइन थीटा के टर्म में आपके पास आएगा, एंड तो आपके पास ये जो कोस स्क्वायर थीटा इसकी जो कि आप सॉलिड एंगल के केस में आप जो इसकी एवरेज वैल्यू लेना चाहते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू, जैसे कि आप 0 टू पाई इंटीग्रेट करें 2 पाई साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा को, एंड डिवाइड बाय जो इसका टोटल सॉलिड एंगल बनता है, टोटल सॉलिड एंगल हमारे पास होता है 4 पाई। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है कि अगर मैं थीटा से थीटा प्लस डी थीटा इस रेंज के अंदर इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम कोस थीटा को एक्स के तौर पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो अगर मैं कोस थीटा को एक्स के तौर पे सब्सटीट्यूट करूँगा, so I will get differentiation of cos theta as minus sin theta d theta is equal to dx। so इसमें इस एक्सप्रेशन में मैं d थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एंड दिस क्वांटिटी sin थीटा d थीटा ओवरऑल हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, जिसको मैं dx के तौर पे लिख सकता हूँ। फाइनली मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन बनता है दिस विल बिकम लाइक दिस, सो दिस क्वांटिटी -1/2, ये 2 पाई एंड 4 पाई इसमें से एक्सप्रेशन से बाहर आएगा, माइनस साइन बिकॉज ऑफ दिस, एंड साइन थीटा डी थीटा ये आपके पास बन जाएगा dx, एंड कोस स्क्वायर थीटा इज x स्क्वायर। फाइन,
एंड इसकी लिमिट्स में मेरे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं 1 to -1, जो कि मैं यहाँ पर साइन के बदले में स्विच कर सकता हूँ. सो ओवरऑल आई विल गेट 1/2 फ्रॉम -1 to 1 दिस क्वांटिटी x² dx. अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, सो दिस क्वांटिटी 1/2 ओवरऑल x³ by 3 फ्रॉम -1 to 1. अब यहाँ पर इसे फर्दर सॉल्व करने पर ये आपके पास x³ ये जो क्वांटिटी है 1 माइनस और फिर -1 पुट करने पर ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल. ओवरऑल आपके पास ये क्वांटिटी बनेगा 1/3. तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंस जो आपके पास प्रेशर है दैट इज इक्वल टू U/3. तो जब आपके पास रेडिएशन नॉर्मली फॉल नहीं हो रही है किसी सरफेस पे एंड किसी एंगल में फॉल हो रही है एंड आप सॉलिड एंगल उसका कुछ ले रहे हैं थीटा से डी थीटा रेंज में, सो U/3 ये आपके पास प्रेशर में वेरिएशन आ जाता है. नाउ अभी क्या है कि जो हमने ब्लैक बॉडी के बारे में समझा कि भी ब्लैक बॉडी क्या है, उसकी रेडिएशन क्या है एंड वो किस तरीके का प्रेशर कॉज करती है. अब क्या है कि क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है उसको अगर मैं एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेके चलूँ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका किस तरीके का बिहेवियर आ रहा है, तो वो सिस्टम उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है, ये हम स्टडी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है और मैं आ रहा हूँ एस चांद एकेडमी पर आप लोगों के लिए जूलॉजी की स्पेशल वीडियो सीरीज़ लेकर. आप जानते हैं कि जूलॉजी एनिमल्स के रिलेटेड एक साइंस है जिसमें आप बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ते हैं और इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, अक्सर चैलेंजेस आते हैं. पिछले करीब 10 सालों में मैंने रिसर्च और मास्टर्स, बीएससी इन सब के दौरान इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और इसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ. बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको वीडियोस मिलेंगे. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू एस चांद टू गेट कंटिन्यूअस अपडेट्स. आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें, आप नए नए वीडियोस को लगातार देखते रहें ताकि आपकी नॉलेज का एनहांसमेंट हो और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी भी कर सकें. थैंक यू वेरी मच. वेलकम बैक टू एस चांद एकेडमी. ब्रेक पर जाने से पहले हम ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में स्टडी कर रहे थे एंड हमने उसकी प्रेशर जो है वो एनर्जी डेंसिटी से उसका क्या रिलेशन होगा वो हमने फाइंड आउट किया. नाउ हम ये देखते हैं कि ओके जो आपके पास जो एक एक्सप्रेशन है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो ये हम इसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. तो जैसे कि हमें ये पता चला कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है हमने एक एनक्लोज्ड सिस्टम ले लिया. उस एनक्लोज्ड सिस्टम में हम मानते हैं कि एक ब्लैक बॉडी की वजह से जो रेडिएशन है उसके अंदर हर तरह की जो रेडिएशन है वो वहाँ पर मौजूद है. फिर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लेट अस कंसीडर ओके हम इसको स्लोली हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं या श्रिंक कर रहे हैं. तो क्या है कि ये प्रोसेस लेकिन इतना स्लो है कि हम इसको मान के चलते हैं कि इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस ये हो रहा है. सो अब इसकी जो एनर्जी इक्वेशन है यूजिंग अवर थॉट एक्सपेरिमेंट, हमने अभी ये डिस्कस किया कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इसके ऊपर जैसे कि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ होती हैं वैसे ही ये जो रेडिएशन है ये भी डिपेंड कर रही है. सो उसी तरीके से हमने ये एक्सप्रेशन बनाया जिसमें जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है सो दैट इज़ इक्वल टू जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो हम उसे श्रिंक कर रहे हैं, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो इसको थर्मोडायनेमिकली हम इस रिलेशन में हम लिख सकते हैं. नाउ अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन या बेसिकली कितनी ओवरऑल एनर्जी
कोई ब्लैक बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट में एमिट करती है, ठीक है, अगर वो टी टेम्परेचर, किसी टी टेम्परेचर पर है तब, तो वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो इन दिस केस हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है P, इस P को मैं U/3 के तौर पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो अभी जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले एक्सप्रेशन सॉल्व किया कि जो आपका प्रेशर है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी बाय 3। तो हमारे थॉट एक्सपेरिमेंट का जो ये पार्ट था, इससे हमने समहाउ डिराइव करके जो एनर्जी इक्वेशन बनाई वो आपके पास इस तरीके से है। एंड इस इक्वेशन को अब हम कुछ टिंकरिंग के थ्रू हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कुछ फीचर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे। सो U इज इक्वल टू, अगर P की जगह मैं U/3 यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा T/3 एंड दिस क्वांटिटी del U/del T V। फाइन। तो यहाँ पर क्या किया हमने, P की जगह U/3 पुट किया, सो दिस इज U एंड 3 जो है वो इसमें से बाहर आ जाता है, माइनस U/3। तो ओवरऑल ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हम U की जो टर्म्स हैं वो हम एक तरफ ले जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसे यहाँ ले आऊँगा, सो U प्लस U/3 इज इक्वल टू, नाउ दिस एक्सप्रेशन T/3 del U/del T at constant volume. Now guys, इस एक्सप्रेशन में, so this will give me 4U/3 is equal to T/3 del U/del T। 3 से ये 3 कैंसिल। अब क्या कर सकते हैं हम, सो डेल U की टर्म एक तरफ और T की टर्म एक तरफ, एंड फाइनली सो ये 3 से 3 कैंसिल, एंड फाइनली अगर हम इसको अरेंज करेंगे, सो we will make this expression in terms like 4, so this quantity del T/T and here like this। तो अब अगर मैं इसे फर्दर इंटीग्रेट करता हूँ, सो नीचे फंक्शन है, ऊपर आपका डिफरेंशिएशन है, सो इन दैट केस यू विल गेट द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जब हम इसको इस तरह के डिफरेंशियल में ला रहे हैं तो हम इसे D में चेंज कर सकते हैं, एंड देन जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा, सो 4 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ T इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ U। एंड यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करना होगा, तो वो कांस्टेंट हम इस तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं, सो ln दिस क्वांटिटी A। तो ये एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे ऐड किया। फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये जो आपके पास लॉग में मल्टीप्लिकेशन में होता है वो पावर में जा सकता है, एंड log A प्लस log B वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। सो ओवरऑल यू विल गेट ln this constant A into T raised to the power 4. So this will be equal to ln U. Fine. And now if we look at, so this quantity U will be equal to a constant T raised to the power 4. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितनी एनर्जी डेंसिटी जो किसी भी ब्लैक बॉडी के केस में आपके पास अवेलेबल है वो क्या है, वो डिपेंड करता है कि जिस टेम्परेचर पे वो है उसकी पावर 4 पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये कंसीडर करके है कि जो सराउंडिंग है वो आपका क्या है, वो आपका 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम इसको मान के बैठे। लेकिन अगर मैं उससे कंसीडर करता हूँ कि वो किसी T0 टेम्परेचर पे है, तो इन दिस इंटीग्रेशन आप उसे 0 से T की जगह T0 से T एक वैल्यूज आप लेंगे, एंड देन आपके पास जो इम्प्रूव्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक कांस्टेंट T रेज टू द 4 माइनस T0 रेज टू द पावर 4। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसे स्टीफन्स लॉ कहते हैं। सो स्टीफन्स लॉ ये कहता है कि जो भी एनर्जी रेडिएट होती है एक ब्लैक बॉडी से वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के 4 पावर पे, एंड जो भी उसके सराउंडिंग टेम्परेचर है
उन दोनों की 4 पावर के डिफरेंस पे ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है ये आपकी डिपेंड करेगी। एंड दिस इज़ द कांस्टेंट जिसको हम स्टीफन्स लॉ के केस में इसको हम सिग्मा लिखते हैं। तो सो दिस इज़ नॉट इन डिवीज़न, तो हम इसको सिग्मा के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं एक ही जगह। एंड द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा इज़ 5.67 into 10 to the power minus 8 joule meter minus 2 Kelvin minus 4 per second. Yes. So ये आपके पास इस सिग्मा की वैल्यू रहती है। डिपेंडिंग आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी रेडिएट होती है। इसका स्टीफन्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया गया। तो ओवरऑल क्या किया कि एक चैम्बर एज अ ब्लैक बॉडी कंस्ट्रक्ट किया गया, तो उस चैम्बर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया एंड देन एक ब्लैक बॉडी उसके अंदर उस चैम्बर के बीच में प्लेस की गई। तो जो चैम्बर है वो नॉर्मली किसी टेम्परेचर पे है एंड बीच में आपके पास एक बॉडी है जो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो वो कितने रेट पे वो एब्जॉर्ब करेगी, तो जिस रेट से एमिट करती है उसी रेट से वो एब्जॉर्ब भी कर सकती है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती है उसको फिर इस लॉ के थ्रू वेरीफाई किया गया। तो पता चला कि येस दिस लॉ होल्डेड गुड। तो अगर ये लॉ सही ठहर रहा है तो इट मीन्स हमारी जो एजम्पशंस हैं इसके पीछे, जो हमारी इक्वेशन है और जो भी हमारी सारी कंसिडरेशंस हैं, ऑल दोज आर ऑल्सो ट्रू। तो अगर हम देखें ओवरऑल इस लेक्चर में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने ब्लैक बॉडीज़ के बारे में बात की कि कोई ब्लैक बॉडी क्या होती है, और एक चीज़ मैंने आपको खास बताई कि E=H न्यू, वो जो न्यू है इनिशियली दैट वाज कंसीडर्ड एज कि ब्लैक बॉडी में जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये उसको कंसीडर किया गया था। बाद में वो चीज़ पता चली कि ओके वो जो फोटोन है वो भी फ्रीक्वेंसी से उसकी इतनी एनर्जी आएगी, अदरवाइज वो उसके अंदर ऑसिलेटर की एनर्जी के तौर पे उसको कंसीडर किया जा रहा था। ब्लैक बॉडी की रेडिएशन को कंसीडर करने के बाद हमने उसके प्रेशर की टर्म्स को स्टडी किया। तो उसकी जो प्रेशर है वो उसके एनर्जी डेंसिटी के इक्विवेलेंट है। मैक्सवेल ने ये प्रेडिक्ट किया था नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, लेकिन जब हम ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करेंगे उस केस में ये क्वांटिटी U/3 हो जाएगा। नाउ तो जो हमारे पास एनर्जी इक्वेशन है, क्योंकि जो हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया उससे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस का यूज़ करके हमने उससे एक इक्वेशन बनाई जो कि हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से फर्दर डेवलप होती थी। उसमें हमने इस प्रेशर की जो क्वांटिटी है U/3 इसको हमने इंसर्ट किया एंड फाइनली हम इस एक्सप्रेशन पे पहुंचे कि ये जो एनर्जी रेडिएटेड है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर रेज़ टू द पावर 4, जो कि स्टीफन्स लॉ है। एंड एक्सपेरिमेंटली भी ये लॉ वेरीफाई हुआ, जिससे हमें पता चला कि हमारी जितनी इससे रिलेटेड कंसिडरेशन थी दोज ऑल वर करेक्ट। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चंद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इस बुक की ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके के लेक्चर्स देखते रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.